हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, क्योंकि मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूं तो मैंने हिमाचल के पंचायती राज अधिनियम को जहां पे लिया है। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग पंचायती राज अधिनियम जो है वो 1994 के बाद जो है वे बनाए गए हैं। उससे पहले भी पंचायतों के इलेक्शन होते थे, पंचायतें के नियम थे, पंचायतें बनती थी। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में भी 1952 में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट था। उस वक्त हिमाचल प्रदेश की छोटी सी स्टेट थी, जबकि उसके बाद जो है इसको मर्ज करा गया और उसके बाद जो कुछ जिले जो है इससे काटे गए, पंजाब से लिए गए, पंजाब से इसको बड़ा बनाया गया। 1968 में फिर जो है पंचायती राज अधिनियम की हिमाचल प्रदेश में फिर एक एक्ट जो फोर्स में आता है और उसके बाद जो है 1994 में हिमाचल प्रदेश एक्ट जो पंचायती राज अधिनियम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है उसके बाद 1994 में जो हिमाचल प्रदेश अधिनियम जो है वो हिमाचल ग्राम सभा का जिक्र आपने बार बार पंचायती अधिनियम पंचायतों के बीच सुना है, लेकिन ग्राम सभा जो है वह क्या है? ग्राम सभा किसकी है? ग्राम सभा को कौन नॉमिनेट करता है? ग्राम सभा का क्या जरूरत क्या है ग्राम सभा की? एक ग्राम पंचायत है और दूसरी ग्राम सभा है, उसकी जरूरत क्या है ग्राम सभा की? ग्राम सभा की अब इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की धारा 3 जो है, इस धारा 3 में ग्राम सभा का जो जिक्र करा गया है, इसमें बताया गया है कि डिक्लेरेशंस ऑफ द ग्राम सभा जो क्या है कि नॉट लेस देन 1000 और नॉट मोर देन 5000, मतलब कि 1000 से कम या 5000 से 5000 तक के लोग जो हैं वे ग्राम सभा के बीच आते हैं। उन लोगों को ग्राम सभा का मेंबर बनाया जाता है, ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं, वे ग्राम सभा होती है। आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, मैं मेन पॉइंटों के ऊपर ही आपको लेकर जाऊंगा। Every person who is qualified to be registered in the legislative assembly role related to the सभा एरिया, वे व्यक्ति जो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस व्यक्ति को जो है वो इलेक्टेड देयर इन एंड ऑर्डिनरी रिजाइड भी वहां पे करता है, वहां पे रहता है। वह व्यक्ति जो है इंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन द लिस्ट ऑफ वोटर्स, जो वोटर लिस्ट जो है, जो वोटों की लिस्ट आपकी बनती है, उस लिस्ट के बीच उसको लिया जाता है। वे ग्राम सभा का मेंबर होता है। हर आदमी जिसकी वोटिंग लिस्ट के बीच नाम है, जिस गांव की वोटिंग लिस्ट है और वो विधानसभा की है या वो दूसरी लिस्ट है, उस लिस्ट के अंतर्गत उन लोगों को जो है वे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। सभी के सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। आगे चलेंगे, इसकी कमेटियां भी फॉर्म होती हैं, उनको भी ऊपर भी बताएंगे। प्रोवाइडेड दैट, आगे बोला कि जहां तक कि नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू डू रजिस्टर्ड इन द लिस्ट ऑफ वोटर्स मोर देन 1 ग्राम सभा, मतलब जे कि एक ग्राम सभा के अलावा कोई भी व्यक्ति वो दूसरी ग्राम सभा का मेंबर नहीं हो सकता। ये जो है ये सेकंड क्लोज जो है इसमें आता है। ग्राम सभा एक गांव की होगी, लेकिन एक व्यक्ति उस गांव का व्यक्ति जो दूसरे प्रदेश की ग्राम सभा के साथ वो है वे अटैच नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे। एवरी सभा शैल होल्ड 2 जनरल मीटिंग्स, आगे क्या मीटिंग, इनकी ग्राम सभा की मीटिंग होती है। ये साल में 2 मीटिंगें जो है वो इनकी होनी जरूरी है। अगर इनकी साल में 2 मीटिंगें नहीं होती, 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद जो मीटिंग इनकी ऑर्गेनाइज करी जाती है, तो इनको दूसरी बार जो है वह मीटिंग कॉल करने का राइट भी दिया जाता है और इसका कॉरम जो है वह पूरा करना पड़ता है। ग्राम सभा का कॉरम जो है वो पंचायत को पूरा कराना पड़ता है। आगे हम लोग मोर देन ग्राम सभा का कॉरम का मतलब वह है कि वह लोग जो जितने भी लोग 1/10, आगे चलेंगे उसमें कॉरम का भी रेफरेंस है कि किस तरह का कॉरम जॉब बनेगा। मोर देन 8 months shall intervene between in the 2 जनरल मीटिंग्स, 8 महीने के बीच 8 महीने में जो मीटिंग जो है वो 2 जो है साल के बीच या 8 महीने के बीच, 8 महीने के इंटरवल के बाद वह 2 मीटिंग जो होनी जो है वो जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑल द मीटिंग्स, जो मीटिंग ग्राम सभा की होगी उसका समय अवधि और उसका पूरे का पूरा प्रचार जो है ग्राम सभा का वह जो है वह प्रिस्क्राइब्ड मैनर के साथ जो है उसको ग्राम सभा के बीच जो है
नोटिफाइड करा जाएगा कि कहां पर ग्राम सभा का एरिया होगा। क्या पंचायत घर में ही होगा, या पंचायत घर के अलावा किसी सराय में होगा, या किसी स्पेसिफिक एरिया में होगा। ये जो है ये उसके प्रेरोगेटिव के अंतर्गत आता है, उसके के तहत है। अब ग्राम सभा के फंक्शन क्या है? ये ग्राम सभा है और एक पंचायत है। ग्राम सभा के फंक्शन क्या है? ग्राम सभा जो सभी लोगों का एक ग्रुप है, जो भी वोटर है उनका एक ग्रुप है, वो उस गांव के निवासी हैं। तो इनके फंक्शन क्या है? फंक्शन मतलब जे इनके कार्य क्या है, ये क्या कर सकते हैं, ग्राम सभा के कार्य क्या है, अब उनके ऊपर चलेंगे। जो कि धारा 7 जो है वह इस पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत दी है। इसमें लिखा गया है मोबिलाइज ऑफ वॉलंटरी लेबर, जो लेबर है उसकी साथ भी एक मोबिलाइज करना, उसको वर्क के लिए, कार्य के लिए उत्साहित करना या प्रेरित करना, या फिर उनसे काम लेना, किस तरह से लेना है वो एक अलग कंट्रीब्यूशन टू द काइंड ऑफ कैश फॉर द कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम। इसका ये बोला कि जो कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि गांव में किसी तरह का कोई फंक्शन करवाना, कोई मेला लगवाना, कोई पशु मेला लगवाना, या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट का मेला लगाना, जो हाथ बुनकर जो है उनका मेला लगवाना, या किसी भी तरह का कोई फेयर जो है, एजुकेशन फेयर जो है वो लगाना, तो ये जो ग्राम सभा के मेंबर जो है वो उसको डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिटरीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्कीम। इसमें जो गांव के निवासी हैं, उन गांव के निवासियों के लिए बेनिफिट फॉर, उनके अपलिफ्टमेंट वास्ते, उनकी जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए उनको देना होता है। आगे चले कि रेंडरिंग द असिस्टेंस टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड द स्कीम्स पर्टेनिंग टू द विलेज। गांव के लिए जो डेवलपमेंट की स्कीम्स जो है उनको लागू करवाना, उनको चालू करवाना, या उनके ऊपर ध्यान रखना, ये भी इनका फंक्शन है। प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। गांव के अंदर जितने भी जाति धर्म के लोग हैं उन सभी में एक ग्रुप के रूप में या एक व्यू के रूप में उनको रखना, ये ग्राम सभा का जो है ये औचित्य होता है। हर आदमी का जो गांव में आदमी है वो एक हार्मोनी जो है, एक जो है वो पॉजिटिव व्यू जो है वो गांव के बीच रखता है और उसको रखना चाहिए। सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द प्रधान से, उप प्रधान से, या फिर जो मेंबर होते हैं, जो वार्ड पंच होते हैं, उनसे क्लैरिफिकेशन लेना कि हाँ आपने जो है वो कितना काम करा है, पार्टिकुलर एक्टिविटीज, जब स्कीमें जो हैं वो कौन कौन सी स्कीमें आई हैं और कौन कौन सी स्कीम कहां कहां पर आपने लागू करी है, ये जो है वो प्रधानों से ग्राम सभा में पूछा जा सकता है। और ग्राम सभा में इस तरह की चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। इनकम के बारे में पूछा जाएगा कि इनकम कितनी है, पंचायत के पास कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना खर्चा हुआ है, और वो खर्चा कहां कहां करा है। ये ग्राम सभा के लोग जो है वो उनसे, प्रधान से या पंचायत से पूछते हैं। आगे बढ़ेंगे। ग्राम सभा शैल कंसिडर ऑफ फॉलोइंग ऑफ मेकिंग एंड रिकमेंडेशन सजेशंस टू द ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत को ये रिकमेंड कर सकती है, लिखित तौर पे कर सकती है, ओरली कर सकती है कि किसी स्कीम को किस तरह से लागू किया जाए, कहां पर होनी चाहिए। तो उसको ग्राम सभा को उसकी सुजेशन जो है वह माननी पड़ेगी या नहीं माननी पड़ेगी, वह जो है प्रधान के विवेक पर जो है वह निर्भर करता है, क्योंकि प्रधान जो है वो इलेक्टेड बॉडी होती है और पब्लिक जो है वो ग्राम सभा होती है। आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, उसमें ऑडिट के बारे में पूछा जाएगा, जो प्रिस्क्राइब्ड ईयर, जो उसके जो प्रीसीडिंग ईयर है या करंट ईयर, पिछले साल की और वर्तमान करंट ईयर, जो वर्तमान साल की, जो जितना भी फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ, जो भी चीज उसके ग्राम पंचायत के अंदर वर्क हुआ है, उसके बारे में ग्राम सभा में पूछा जा सकता है। और ग्राम सभा ऐसे, और एक और बात जो है इसमें बोली गई है कि एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन के बीच जो है ग्राम सभा का जो है वो कैंप लगा सकती है। कैंप कभी मैंने सुना नहीं है कि अडल्ट एजुकेशन के लिए किसी ग्राम सभा में कोई कैंप ऐसे लगता है। हाँ, ये चीज जरूर है कि जच्चा बच्चा के लिए जो ग्राम सभा के बीच कुपोषण के लिए या दूसरी चीजों के लिए जल अडल्ट एजुकेशन के बीच जिस तरह से कि एड्स के प्रोग्राम है, HIV एड्स की जो प्रोग्राम है वो ग्राम सभा के बीच जो ग्राम सभा के संयोग से पंचायत को करवा सकती है, पंचायत के अंदर हो सकते हैं। लेकिन उसमें कितनी पंचायत विजिलेंट है, कितनी पंचायत को उसके बारे में पता है, या कौन से सोर्स जो वो यूज करती है, वो एक अलग विषय रहता है। आगे चलेंगे।
कि जितने भी जितने भी इसमें प्रोग्राम पंचायती राज समिति, जिला परिषद या डिप्टी कमिश्नर को इसको जो है वो ऑथराइज किया जाता है और जो उसमें रूल्स बनाए जाते हैं उनको वो लेते हैं। आगे चलते हैं। ग्राम सभा जो है मे आल्सो फ्रॉम वन और मोर विजिलेंट कमेटी। अब आई कमेटी की बात। कोई व्यक्ति जो लाइव हो या बाद में कोई देखे, वो जरूर इस बात को ध्यान में रखे कि ग्राम सभा में एक विजिलेंट कमेटी होती है। उसको इसमें विजिलेंट कमेटी बोला, बदल के मैं उसको बता सकता हूं कि एक जागरूक समिति बनाई जाएगी। जागरूक समिति कौन सी है, उसमें कौन होगा, कितने मेंबर होंगे, वो एक मल्टी पीपल ही अधिकतर गांव में डिसाइड कर लेते हैं कि हां किसको इसमें रखा जाए, किसको इसका जो आदमी पंचायत के ऊपर कोई क्वेश्चन रेज ना करे, ऐसे लोगों को अधिकतर मैंने देखा कि वैसे लोगों को जो है वो पंचायतों के अंदर जो बदल के रखा जाता है। लेकिन विजिलेंट कमेटी का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। विजिलेंट कमेटी अंडर सेक्शन 7 और क्लोज 7(4) के अंदर, पंचायती राज अधिनियम के अंदर 7(4) में जे व्याख्या करी गई है इसकी। क्या होगा? कंसिस्टिंग ऑफ नॉट लेस देन 5%, 5 लोगों से कम इसमें व्यक्ति नहीं होंगे। उसके आगे हु आर नॉट द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, और वे ग्राम पंचायत के मेंबर नहीं हो सकते। उनको इस कमेटी का, ग्राम सभा की विजिलेंट कमेटी का मेंबर नहीं होंगे। वो ग्राम पंचायत के मेंबर, जब ग्राम पंचायत प्रधान, उप प्रधान, इसमें उनकी अलग से इनका एक रोल है। लेकिन वह लोग जो है वो आर नॉट मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, वो ग्राम पंचायत के मेंबर, जब ग्राम पंचायत इलेक्टेड बॉडी के मेंबर नहीं होंगे। ये ग्राम सभा की जो विजिलेंट कमेटी है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है टू सुपरवाइज द ग्राम पंचायत वर्क। किसके लिए? वो ग्राम पंचायत के कार्यों को सुपरवाइज करती है। कमेटी जो होती है, ग्राम जो विजिलेंट कमेटी है, ग्राम सभा की विजिलेंट कमेटी जो 5 मेंबरों की बनाई गई होती है, उसका बहुत बड़ा अहम रोल है। गांव के अंदर जितना भी पंचायत के द्वारा काम किया जाता है, उस काम को देखना। अगर पंचायत गलत काम कर रही है, पंचायत का काम सेटिस्फैक्टरी नहीं है, मटेरियल गलत यूज हो रहा है, तो विजिलेंट कमेटी जो है वह उसके ऊपर क्वेश्चन रेज करती है और अपने रिमार्क बना सकती है। और उस रिमार्क को वो वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो डीसी होता है उसको भेजने का उनके पास एज पर लॉ, एज पर प्रोसीजर बाय लॉ उनके पास ये राइट होता है, वो भेज सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटीज, उनकी स्कीम जितनी भी होती है, एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान करना। और कंसर्निंग देम इन इट्स मीटिंग shall also send a copy to the authority। अथॉरिटी मतलब कि जो डिप्टी कमिश्नर है, या एसडीएम है, या बीडीओ है, या तहसीलदार है, या फिर जो नोडल ऑफिसर है, या फिर पंचायत का जो इंस्पेक्टर पंचायत है, इनको, या डायरेक्टर पंचायत है, जब पंचायत का जो पंचायत मिनिस्टर है, इनको वो डायरेक्ट जो है भेज सकते हैं कि जो पंचायत का कार्य है जो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, विजिलेंट कमेटी की जे रिपोर्ट है। लेकिन कितने लोग हैं वो आज दिन तक ऐसी रिपोर्टें जो वो दे पाए हैं कि या फिर पंचायतों के ही अंदर वो एक जो है वो गुडविल जो है वो बनाई होती है कि प्रधान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन रहने चाहिए, क्या जरूरत पड़ी है, किसी का काम हो ना हो, किसी का मटेरियल कैसा लग रहा है, कोई उससे कोई सरोकार जो है वो उनको नहीं हो सकता। मैं ये कहूंगा कि पंचायती राज अधिनियम एक कानून है और कानून के अंदर जो प्रावधान बने गए हैं उनका उपयोग करना सीखो। अगर स्वच्छ भारत या फिर स्वराज का आप कल्पना करते हो तो स्वराज आपको कैसे मिलेगा? जब पंचायती राज अधिनियम के जो डेमोक्रेसी इन द विलेज है उसके साथ ही मिलेगा। और आप कितने विजिलेंट हैं, ये चीज जो है वहां पे आती है। आगे बढ़ेंगे। ग्राम पंचायत, अब पार्ट आ गया थर्ड। ग्राम पंचायत आ गई, पहले था ग्राम सभा, अब आई हमारे पास ग्राम पंचायत। अब आगे हम पंचायत के बीच। सो देखिए साथी कि कंसिस्टिंग ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत का कैसे बनेगी, कब बनेगी, क्यों बनेगी, तो जे इसके तरफ हम पहले बढ़ेंगे, उसके बाद हम बीच की बात करेंगे। ग्राम पंचायत जो है जे पंचायती राज अधिनियम 1952 के तहत, 1968 के तहत और 1994 के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश में हम बनाते चले आ रहे हैं। लेकिन कैसी कैसी होनी चाहिए, कहां पे कितने मेंबर हो सकते हैं, कैसे मेंबर हो सकते हैं, तो सुनिए साथी कि
पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग मेल, जब वोटर्स 1500 से कम जो है, जब 500 से लेकर 1500 के बीच जो है, वहां पे सिर्फ 5 मेंबर जो हैं वह ही होंगे, प्रधान, उप प्रधान और पंच। ठीक है, ये जो है वहां पे अपना वोट जो है वो देंगे, 5 मेंबर होंगे। इसके आगे द पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1500 से 2500 के बीच, 1500 से 1000 के आगे, जितना 1000 का डाटा आगे बढ़ता जाएगा उसमें 2 की इंक्रीजमेंट होती रहेगी, 2 मेंबर उसमें बढ़ते रहेंगे। जिस तरह से 500 से 1500 के बीच 5 और 1500 से 2500 के बीच कितने हो गए, 7 मेंबर जो उसमें आ गए। 2500 से 3500 के बीच कितने हो गए, 9। 3500 से 4500 के बीच कितने हो गए, 11। और 4500 से 5500 के बीच कितने हो गए, 13। इस तरह से पंचायतों का निर्माण जो है, मेंबरों का निर्माण जो है पॉपुलेशन के तहत होता है कि कितनी पॉपुलेशन है। आगे चलेंगे, पॉपुलेशन की बात होगी, आगे आते हैं। सीट्स शैल बी रिजर्व इन द ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत, ये किसमें बोला, ये बोला है धारा 8 की सेक्शन 2 में, धारा 8 का सब क्लॉज 2, धारा 8 के अंतर्गत जो क्लॉज 2 है उसके बीच बोला गया है। क्या बोला कि जो रिजर्व सीट जो हैं वे कौन सी हैं इन द ग्राम पंचायत। एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात होगी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है, उनके लिए मिलेगा। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है, आर्टिकल 360, मैंने संविधान को बार बार हम कोट कर रहे हैं क्योंकि जो पवित्र ग्रंथ के अंदर ही सारे ग्रंथ बनते हैं। आर्टिकल 360 में बोला गया, उसका क्लॉज 26 है, और आर्टिकल 244 कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रावधान है जिसको मैंने पीछे कोट कर चुका हूं। आगे 360 में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो कल्पना जो है वहां पे करी गई, उनके रिजर्व सीट जो है बाहर रखी गई है। और 200 जो संविधान का जो अब जिस पार्ट को हम लेके चले हुए हैं संविधान के 243 के आर्टिकल 243 के क्लॉज A to ZG तक, इस क्लॉज के बीच जो है आपको रिजर्वेशन जो है वो पंचायतों के बीच मिली है। और वे रिजर्वेशन जो है वो आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, इन केस नो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इज पॉसिबल एज अफोरसेड ड्यू टू स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट सभा इज एट लीस्ट 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। क्या बोला कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उन लोगों के लिए अगर जे सभा में 5% लोग उस गांव में नहीं हैं, तो ये जो रिजर्वेशन जो है वो नहीं मिलेगी। और इसके बाद जो है प्रेजेंटेड टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन का जो हिस्सा है वो 5% से कम अगर वहां पे पॉपुलेशन है तो उन लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है वह नहीं ले सकते। उस सीट को ओपन में ही रखा जाएगा। लेकिन जहां पे पॉपुलेशन जो है 1 सीट जो शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द ग्राम पंचायत, कि उनको एक सीट जो है वहां पे 5% पॉपुलेशन वाले लोगों को एक सीट जो है वो दी जाएगी। अगर किसी गांव में 5% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं तो उनको एक सीट वहां पे दी जाएगी। लेकर के जरूर याद रखें, पंचायती राज अधिनियम का भाग 3 और सेक्शन 8 की क्लॉज 2 ये याद रखें, इसमें मेंशन करा गया। आगे बढ़ेंगे, फर्दर इट इज वेयर देयर इज नो एलिजिबल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, नो सीट शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। मैंने पहले बोला कि अगर वहां पे कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट, एलिजिबल, अब एलिजिबिलिटी के ऊपर बात आ गई कि क्या शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, जितनी भी वहां पे क्लासेस है उनमें कोई एलिजिबल व्यक्ति नहीं उनको मिलता, तो वो सीट जो है वो पंचायत जो है एलिजिबिलिटी के ऊपर बात आ जाएगी। एलिजिबल कौन, जो आप खुद परज्यूम कर सकते हैं कि एलिजिबिलिटी के ऊपर क्या क्वेश्चन आते हैं। शैल बी रिजर्व टू द, उसको भी क्या कराया जाएगा, मेंबर दैट ग्राम पंचायत शैल सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट बिलोंगिंग टू द, इतना वेयर इज दो नो एलिजिबल, तो उसको जो है वो भी एक साइड कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं,
इसका पार्ट थर्ड क्या बोलता है, 8 का क्लॉज 3 क्या बोलता है, लेस देन 1/3 ऑफ सीट रिजर्व इन ईच कैटेगरी फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड नॉन रिजर्व सीट्स इन द ग्राम पंचायत रिजर्व फॉर वुमेन। अब जो है औरतों के लिए जो है अब बात आती है इसमें क्लॉज थर्ड में, 8 का पार्ट 3 जो है उसमें पंचायतों के अंदर औरतों की जो है बात शुरू होती है, महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन की बात होती है कि उनको 1/3 उनको मिलना चाहिए। मतलब अगर जो 100 में से 33% की बात आ गई, 100 में से 33% या 36% जितना भी उसका 1/3 निकलेगा उसकी बात जो है वहां पे आ गई, तो ये उनके लिए मिलना चाहिए। गवर्नमेंट में जनरल और स्पेशल ऑर्डर रिजर्व द सीट्स फॉर द बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लासेस। अब आगे ओबीसी वाले लोग, अब ओबीसी के लोग जो हैं ये आगे सेक्शन 8 की धारा 8 की सब क्लॉज 4 मतलब कि धारा 8 के पार्ट 4 के बीच क्या लिखा है कि जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो ओबीसी के लोगों के लिए पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत सीट को रिजर्व करें। जो इस क्लॉज के अंतर्गत आ गया। आप कितने विजिलेंट हैं आने वाले इलेक्शन में देखेंगे आप किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं, 6 में आते हैं। धारा 6 के अंतर्गत बोला रिजल्ट इन द इलेक्शंस ऑफ द रिक्वायर्ड मेंबर्स पर्संस एज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन डिप्टी कमिश्नर शैल विदिन 1 month from the date on which the name of elected persons are prescribed published। 1 महीने के अंदर अंदर जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं उन इलेक्टेड मेंबर्स को डिप्टी कमिश्नर जो डीसी होता है 1 महीने के इलेक्शन के बाद 1 महीने के बीच उसको एक प्रिस्क्राइब्ड गजट के बीच नोट उसका जो डिस्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन जो है उसके बीच उनको मेंशन करना होता है कि ये इलेक्टेड मेंबर हैं पंचायत के, जो फलानी फलानी पंचायत के जे मेंबर हैं। ये बात आ गई 6 के अंदर। आगे चलते हैं 9 के बीच पहुंचते हैं। सेक्शन 9 आती है, 8 क्लोज हो गई। अब 8 9 में अब धारा 9 के बीच आते हैं। मीटिंग्स ऑफ ग्राम पंचायत शैल बी पब्लिश्ड विद द हेल्ड एंड लैक लिस्ट 1 month। हर 1 महीने में पंचायत को अपनी मीटिंग करनी पड़ेगी, उसके मेंबर मीटिंग करेंगे। पंचायत का प्रधान, उप प्रधान और मेंबर उनकी मीटिंग होनी जरूरी है। ऑफिस ग्राम पंचायत एंड देन द सच टाइम होनी जरूरी है। 9 का बन होता है देन रिक्वायर्ड विद द रिटन मेजोरिटी एंड मेंबर्स आर कॉल एंड मीट। अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट एकदम गांव के अंदर आता है या कोई ऐसी एपिडेमिक आ जाती है कि जिसके तहत एकदम मीटिंग करनी जरूरी है तो वो 3 दिन का नोटिस देकर भी मीटिंग जो कॉल की जा सकती है। जे भी 3 दिन का नोटिस विद इन 3 days, 3 दिन में अगर कोई स्थिति गांव के बीच कोई ऐसा इशू पैदा हो जाता है कि जिस इशू को रिजॉल्व करने के लिए पंचायत की इंटरवीनिंग वहां पे जरूरी है, किसी का क्लेश इतना ज्यादा, झगड़ा इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पे पंचायत इंटरवीन करेगी और पंचायत के पास उसकी एप्लीकेशन गई हुई है तो पंचायत को 3 दिन के बीच बीच उसकी मीटिंग जो है वो कॉल करनी पड़ेगी। अगर पंचायत मीटिंग नहीं कॉल करती तो उसके खिलाफ जो है वो अगला प्रोसीजर उसको खिलाफ बताएगा कि प्रधान, उप प्रधान, जब मेंबरों के खिलाफ आपके क्या राइट है, आप क्या कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इंटाइटल टू द कॉल मीटिंग गिविंग 1 week टू द प्रधान अदर मेंबर्स। मेंबर्स को नोटिस जो वो सर्व किया जा सकता है कि मीटिंग को मीटिंग है और वहां पे आना होगा। मेंबर नहीं आते तो दूसरी साथ उनके लिए पेनल्टी का प्रावधान भी लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, आगे बताऊंगा 159 के बीच। अभी तक तो हम 9 में पहुंचे हैं, आगे बढ़ेंगे। डिस्कस ऑफ प्रधान मेजोरिटी व्हेन द वोटिंग ऑफ टू इज इक्वल द प्रधान, उप प्रधान एंड एडिशनल आर कास्टिंग द वोट। जब वोट इनकी वोट कोरम के अंदर जब किसी मीटिंग के लिए इनकी वोट होती है, वोट में अगर 2 पक्ष बराबर बराबर की वोटिंग आ जाती है तो फाइनल वोटिंग किसकी होगी, या प्रधान की या उप प्रधान की, उनको वोट जॉब पे करनी पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे। सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी 10 में लिखा गया है, धारा 10 पंचायती राज एक्ट में सेक्रेटरी के बारे में लिखा गया। सेक्रेटरी जो है वो क्यों क्या है, वो उसका सेक्रेटरी का काम जो है प्रधान और उप प्रधान के सुपरविजन में काम करना है, और जब प्रधान वहां पर नहीं है तो उप प्रधान उसको हैंडल करेगा, उप प्रधान की सुपरविजन में सेक्रेटरी जो वो काम करेगा। लेकिन जे इलेक्टेड मेंबर हैं इसलिए उसका, लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और जे भी वो भी पब्लिक सर्वेंट है, और पंचायतें भी, पंचायत के सारे मेंबर, प्रधान, उप प्रधान और दूसरे मेंबर, ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट हैं।
पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति सरकारी इंस्टीट्यूशन के साथ है, वो सरकारी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है, वो पब्लिक सर्वेंट है। सरकारी नौकर, आम भाषा में सरकारी नौकर है। फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। अब बात आई कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या है। सो साथियों, ये एक बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करूंगा जितनी स्पीड की इसको कंप्लीट कर पाऊं। नॉट मीन्स इंप्लीमेंट करना, किसी भी प्लान को इंप्लीमेंट कर, स्कीमों को इंप्लीमेंट करना। और जिस तरह से अभी आपको मैं ऐड करूंगा कोविड-19 पहला फंक्शन मैं इस वक्त कोविड-19 का पंचायतों के लिए लेके जाता हूं कि पंचायतों का इस वक्त कोविड क्या है, कोरोना वायरस डिजीज। इस डिजीज के अंतर्गत जो पंचायतों का फंक्शन जो है उसमें क्या है, पंचायतें करेंगी, वो सैनिटाइज करेंगी गांव को, वो पूर्व पर लोगों को गाइड करेगी, हर व्यक्ति को गाइड करेगी, जो दूरियां हैं वो बना के रखें, घरों के अंदर भी जमावड़ा ना इकट्ठा करें। कोई व्यक्ति कहीं का आया, कोई कहीं का आया है, लेकिन घर के अंदर अगर सभी एक ही जगह बैठे हैं, कोई इन्फेक्टेड हो जाता है, 14 दिन के क्वारंटाइन, जब कुछ ऐसे सिस्टम के बीच उनको देखना पड़ेगा कौन व्यक्ति कहां से आया है। वो पंचायतों का इस वक्त दायित्व है। अगर पंचायतें उस दायित्व को नहीं निभाती तो उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी वैलिड है, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, हेल्थ इमरजेंसी है। और पंचायतों का जो है वो बहुत बड़ा रोल जहां पे, क्योंकि भारत का 80% पॉपुलेशन जो है वो पंचायतों के अंदर रहती है, पंचायतों के गांव में है। 80% पॉपुलेशन, 20% पॉपुलेशन शहरों में है, 80% पॉपुलेशन गांव में है। तो गांव के जो प्रधान है, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत उनकी बहुत बड़ी ड्यूटी जो है वो उस वक्त मेंटेन है। तो प्रधान कहां पर है, उप प्रधान कहां है, जब मेंबर कहां है, उनको इन बारे में पता नहीं है तो कौन जागरूक करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी और पंचायतों की लाइबिलिटी जहां पर मेंटेन करती है। अगर आपके जिन में कोई ऐसा इशू आ जाता है कि पंचायतों ने इसके ऊपर आपके गांव में, जब आपके एरिया में आकर पंचायतों ने जो सैनिटाइज नहीं करा, जब पंचायतें आपके ऊपर कार्य नहीं करती, तो आपको राइट है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो कर सकते हो। ग्राम सभा में क्वेश्चन उठा सकते हो। ग्राम सभा पिछले का ग्राम सभा सुप्रीम है, वहां पे ग्राम सभा में उन प्रधानों, उप प्रधानों, पंचों के बारे में आप वहां पे अपना क्वेश्चन जो स्पेसिफिक उठा सकते हो कि बताइए कि फंड जो कोविड-19 का आया था वो उस फंड का आपने कहां पर यूटिलाइज करा, किस एरिया में आपने सैनिटाइज करा था, कितने लोगों को आपने सैनिटाइज करा था, कितने लोगों को आपने जागरूक करा था। तो ये एक बड़ा विषय जो है इस वक्त है। बाकी गांव के बीच काम होते हैं, किस किस तरह के काम होते हैं आप उनको जानते हैं। और काम की सुपरविजन जो है वो बिजनेस कमेटी मैंने पीछे बताई है, जागरूक समिति जो ग्राम पंचायत की होती है, जिसमें पंचायत के प्रधान, उप प्रधान जो है वो एग्जम्प्टेड है, मेंबर एग्जम्प्टेड है, वो इसमें आते, वो एक विजिलेंट कमेटी बनाई जाती है। और विजिलेंट कमेटी किसकी है, वो विजिलेंट लोगों की है। तो उनकी ड्यूटी जो है जहां पे इस वक्त मेंटेन है। आगे बढ़ेंगे। 2A पावर ऑफ रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट। अगर पंचायतों की भूमि, पंचायतों के एरिया या किसी व्यक्ति विशेष का या प्राइवेट का किसी भी एरिया के बीच कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है, कोई नाले का डिस्प्यूट है, कोई पानी का डिस्प्यूट है, या फिर किसी तरह की कोई ड्रेनेज का डिस्प्यूट है, लेटरिन का डिस्प्यूट है, किसी की आबादी का डिस्प्यूट है, किसी की आबादी को इंक्रोचमेंट के डिस्प्यूट है, रास्तों के इंक्रोचमेंट के, सरकारी रास्ता, प्राइवेट रास्ता, या फिर पंचायत दे जमीन के ऊपर किसी का कब्जा, उन चीजों को से अलावा बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि जिन चीजों के ऊपर पंचायत को अधिकार जो है वो दिया गया है कि पंचायत उन पर कार्रवाई कर सकती है, उनकी सुनवाई कर सकती है। लेकिन कितने विजिलेंट है आप और कितनी विजिलेंट है पंचायत, इलेक्टेड बॉडी जो कितनी विजिलेंट है, उनको एजुकेशन कितनी है, वो एजुकेशन वहां पे डिपेंड जरूर करती है। जिस तरह से अभी बोला जा रहा है कि इलेक्शन जो है वह इस तरह से होना चाहिए, और लेकिन ये प्रोसीजर है, इसमें बहुत सारे लॉ जो है वो बनाए गए हैं पंचायतों के अंदर, उनको काम उसके लॉ के साथ करना पड़ेगा। आगे चलेंगे। पावर टू बिल्डिंग, और इसमें किसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एनिमल से लेकर हर चीज, एक जानवर से लेकर मतलब कि मनुष्य तक हर चीज के ऊपर पंचायत की निगाह जो है वो मेंटेन करी गई है। कोई पशु है, किसी तरह के कोई पशु मृतक है, उसको, उसके शरीर को, कार्बनेस को कहीं पर डिस्ट्रॉय करना है, कहीं पर उसकी हड्डियां हैं, कहीं पर उसका फ्लैश है, कहीं पर उसका टेनरी है, तो इन चीजों के लिए भी आगे बताते हैं कि इसके ऊपर पंचायतों के रूल जो है वह क्या है, उसका रिमूवल कैसे होगा,
ये पंचायतें कहां पर लगाएंगी, किस जगह पे होना चाहिए, इस पर भी पंचायतों के अंदर जो है तो इसी पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। जो पर्सन इंचार्ज जो है प्राइवेट वाटर चैनल, जैसे हमारे हिमाचल में घाट होते हैं, घाट के लिए एक चैनल बना होता है पानी के लिए, या फिर किसी व्यक्ति ने रिसोर्स से अपने प्राइवेट कुल जो है वो अपने खेतों के लिए बना रखी है, तो उस कुल के लिए जो पानी जो है अगर कोई वेस्ट होता है या उसका किसी को डैमेज होता है तो उस पर भी पंचायत जो वो कार्रवाई कर सकती है, पंचायतों को राइट है उसको। आगे बढ़ेंगे। सच एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत फिक्स ऑन द पंचायत प्रधान परफॉर्मेंस एंड रिकवर ऑफ द परफॉर्मिंग फ्रॉम सच पर्सन प्रिस्क्राइब्ड इन मैनर एनी पर्सन एग्रीव्ड, कोई भी व्यक्ति जो दुखी होता है इस चीज से, पंचायत के ऐसे आदेश से, तो उसको क्या करेगा, वो पंचायत का कोई आदेश पारित हो जाता है इसके ऊपर। जैसे मैंने पीछे बताया पंचायत के कार्य के ऊपर किसी व्यक्ति की एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई होती है, तो कार्रवाई के बाद वो व्यक्ति अग्रीव्ड, जो भी अग्रीव्ड होगा, जो भी उसके आदेश से या उसकी डिग्री से या उसकी जजमेंट से या उसके आदेश से कोई व्यक्ति जो है वो अपने आप को अग्रीव्ड समझता है, पीड़ित समझता है, तो वह व्यक्ति जो है वह अगले चैनल में 30 डेज के बीच वो एसडीएम के पास, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एसडीओ सिविल, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में एसडीएम ही एसडीओ सिविल है, जिसको कहते हैं हम उपमंडल नागरिक अधिकारी या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो इनके पास जो है वो 30 दिन के बीच बीच अपनी अपील जो है व्यक्त कर सकता है। आगे चलेंगे कि वाटर बेल या एक्सट्रावेशन या पब्लिक हेल्थ के लिए या डेंजरस है, जो कोई कुआं ऐसा है जहां पर जो है कि कोई ऐसी डेंजरस प्रॉब्लम जो बीमारी उससे पैदा हो सकती है उस पानी को, तो उसको रिस्टोर करना, उसको बंद करना पंचायत का कार्य है। पंचायत उसको रिस्टोर कर सकती है, बंद कर सकती है। वाटरिंग, बाथिंग, वॉश, जो भी पानी के सरोवर हैं या पानी की जो जहां पे नहाना, बात करना, कपड़े धोना, इसके ऊपर भी सरोवरों के ऊपर चेक लगा सकती है कि वहां पर नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ेंगे। स्लीपिंग ऑफ हीप, जो ढेर लगाने, कूड़े करकट के जो ढेर है, बड़े बड़े ढेर लगा देने, हीप लगा देने, ढेर बड़े बड़े उनको कूड़ा इतना इकट्ठा कर देना कि उसको डिस्पोजल के लिए भी कोई जगह ना हो, तो पंचायत का कार्य है कि कहीं पर भी कूड़े का ढेर ना लगे और उसका प्रॉपर डिस्पोजल करवाए। आगे चलते हैं कि डाइंग एंड टैनिंग स्किन विद इन 440 मीटर्स। अब वो बात आई वो कि जिस बात से गांव में अधिकतर डिस्प्यूट जो है देखे जाते हैं, एक तो कूड़े के ढेर, दूसरे एक स्पेसिफिक वर्ग के द्वारा पशुओं का कार्य करना। वो कार्य कहां पे करेंगे, क्या लिखा है एक्ट के अंदर, सेक्शन 13 में, सेक्शन 13 के बीच जो क्लॉज है डी, 13 का डी, क ख ग क, हिंदी में घ कह सकते हैं, तो इसमें लिखा है कि वो डैनरीज जो हैं या डाइंग, जो जहां पे डाइनिंग जो वहां पे उनको निकाला जाता है, शव को उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो उस जगह वे जगह कहां पे होगी, वो 440 मीटर दूरी कहां से, आबादी से, आबादी जहां पर आबादी है वो 440 मीटर उससे आगे होने चाहिए, दूर होने चाहिए, बीच में नहीं होने चाहिए। लेकिन आई हैव सीन सो मेनी विलेजेस कि जहां पे गांव के अंदर उस आबादियों के बीच में ही बनी हुई है। तो जो पंचायत का एक दायित्व, पंचायत के कार्य है सेक्शन 13 डी के अंतर्गत, और एक आगे भी पार्ट है इसका कि वो उनको रिमूव करवाकर 440 मीटर दूर किसी स्पेस में वो ऐसे डाइनिंग एंड टेनिंग का कार्य जो है वो वहां पे करवाए। आगे बढ़ते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एस्टेब्लिश ऑफ ब्रिक कीलन, जो ब्रिक कीलन है, ईंट भट्ठा उद्योग है, वे भी गांव के अंदर जो है वे नहीं लगेंगे। लेकिन लगेंगे तो ऐसी गाइडलाइन जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनसे कई तरह के प्रोसीजर, अगर पंचायत उसकी एनओसी जारी नहीं करती तो कभी भी वो भट्ठा जो है वो उस पंचायत के एरिया में नहीं लगेगा। पंचायत की एनओसी वहां पे चाहिए। अगर पंचायत अकड़ जाती है कि मैं एनओसी नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है तो वह
वहां पे कोई कार्य जो है वो बिग किलन से या किसी भी तरह की कोई इंडस्ट्री वहां पे नहीं लग सकती। लेकिन पंचायतों का बहुत बड़ा रोल जो है अदा हो रहा है इस वक्त। डेवलपमेंट में भी वो एनओसी जारी करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्शन, एम्पावरमेंट ऑफ द सेक्शन। गांव में गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों के लिए जो है वहां पे डेवलपमेंट के सोर्सेज भी पंचायतों को देने पड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। कार कैसेज एंड ऑल एनिमल्स डाइंग विद इन द विलेज एंड एक्सेप्टेड। जे आ गया जी। अब हम जो डी और जी जो है वो पशुओं के साथ संबंधित एक ऐसा विषय है 13 का डी एंड जी। जे दो ऐसे क्लॉज हैं इसमें कि जो 440 मीटर दूरी से संबंध रखते हैं। आगे बढ़ेंगे। रेगुलेट द एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड अल्टरनेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग आबादीज। कोई आबादी डायलेपिडेटेड कंडीशन में है, टूटने वाली है, जब टूट चुकी है, उससे किसी को खतरा है तो उसको हटाने का भी, रिमूवल करने का आदेश जो पंचायत दे सकती है। आगे रेगुलेट टू जनरल प्रोटेक्शन और स्टैंडिंग ट्रीज। जो गांव के अंदर जो ट्रीज है, पेड़ पौधे हैं, उनको मेंटेन करना पड़ेगा। आगे चलेंगे। मेंटेनेंस ऑफ द वाटर रिसोर्सेज एंड फॉर एजुकेशन, किलिंग ऑफ सेट्रा एनिमल्स। जो आवारा डॉग्स हैं, कुत्ते, जो किसी भी तरह उनको ये डर रहे कि उन कुत्तों से रेबीज जो है फैल सकती है, बीमारी है कुत्तों के फैलने से, कुत्तों के काटने से रेबीज हो सकती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे कुत्तों को मारना, ऐसे पशुओं को मारना उनका कार्य है, वो उनको मरवाएगी। अगर पंचायत ऐसा काम नहीं करती, आपके बच्चे को, आपको अगर खा लिया उस कुत्ते ने, वो काट लेता है, तो पंचायत को आप प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर कोर्ट में आप उसको पार्टी बना सकते हो। और पंचायत द कोर्ट शैल ऑर्डर टू द पंचायत, मस्ट शैल ऑर्डर टू द पंचायत टू मेक द कंपनसेशन बाय साइटिंग दिस प्रोविजन। अगर आपने इस प्रोविजन को कोड कर दिया, इस सेक्शन को कोड कर दिया, और ये पंचायत का कार्य था, लेकिन मुझे कुत्ते ने काटा है और पंचायत ने इसके ऊपर कोई काम नहीं करा। पंचायतों के अंदर जो किसी भी तरह की जो है वो बैगिंग नहीं होगी। अगर पंचायतों के अंदर कोई बैगिंग करता है, जब करवाता है, जब पंचायत का कोई प्रधान, उप प्रधान वो बैगिंग करवाता है, तो भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई, जो अधिनियम है पंचायतों का, जहां पे राइट है, जहां पे उनके लिए पावर दी गई, वहां पर आपके राइट भी वहां पे मेंटेन है। आगे बढ़ेंगे। 14 सेक्शन 14 में किसी भी तरह का पंचायत के अंदर ऑब्नॉक्शियस वर्क हो रहा है, सपोज जहां पे देह व्यापार हुआ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जहां पे किसी भी तरह का कोई ऐसी जो स्थिति है, जो जुआ चल रहा है, या फिर ड्रग्स के बहुत सारे मामले बढ़ रहे हैं, और पंचायत का प्रधान या उप प्रधान या मेंबर उस पर साइलेंट मोड जो है वो अपनाए रखते हैं, तो उनकी लाइबिलिटी जो है वो एस जो है वो 13S 13S के बीच जो मेंटेन करी गई है उनकी, कि वो उसको करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप उसको साइड कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या बोला, डेंजरस ट्रेड एंड प्रैक्टिस, ये दो वर्ड यूज करे उसने। रेगुलेट ऑफेंसिव जो आपराधिक है, एंड डेंजरस ट्रेड वो ट्रेड जो खतरा है, उस ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, तो वो पंचायत अगर कार्य नहीं करती तो आप इसको साइड कर सकते हो, उसको रोकना उसका काम है। आगे चलेंगे। आगे आया 15 ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द पंचायत एंड पेनल्टी। अगर कोई व्यक्ति पंचायत द्वारा किए गए आदेश की पालना नहीं करता तो उस व्यक्ति को सजा हो सकती है, सजा के रूप में पंचायत सजा नहीं दे सकती, पंचायत उसको कन्फाइनमेंट नहीं दे सकती, पंचायत उसको सेंटेंस नहीं कर सकती, पनिशमेंट नहीं दे सकती, बाय इन मनी टर्म। मनी टर्म मतलब कि सिर्फ उसको फाइन जो है वो लगा सकती है। तो फाइन कितना हो सकता है, वो फाइन 1 रुपया भी हो सकता है, फाइन वो 100 रुपया भी हो सकता है। अब ये डिस्क्रिप्शन के साथ आगे जिस तरह से इकोनॉमिक सोर्स जो बड़ा है उसके साथ जो पंचायतों का दायरा भी बड़ा है, लेकिन हाउ मच द प्रधान ऑफ द विलेज या प्रधान जो कितना विजिलेंट है इसके लिए उसमें आ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। रुपीस जो है वो एक्सीडिंग 1 रुपीस, मतलब कि 1 रुपया या 1 रुपये से ज्यादा वो फाइन जो है वो लगा सकती है। और फाइन की अपील जो है वो आप आगे अपने अग्रीड है तो आप आगे भी आप कर सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा जो एक सब्जेक्ट है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट,
आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आपको जो कितनी जानकारी है आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे। आगे बढ़ेंगे। पावर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड ड्यूज। पंचायत को पावर है कि वो टैक्स जो है वो कलेक्ट करेगी। टैक्स, किसी भी तरह का टैक्स सेस लगा सकती है, किसी भी तरह का कोविड-19 के बीच किसी कलेक्शन कर सकती है। तो ऐसी कलेक्शन जो है वे उसका उपयोग जो है वो कहां कैसे करती है, जे आप कितने विजिलेंट है, जब बिजनेस की बेटी जो है वो कितनी विजिलेंट है। आगे चलेंगे। पावर टू इंट्रोड्यूस प्रोहिबिशन। जो इंटॉक्सिकेशन लीकर है, जो लीकर के जो मामले हैं, पंचायतों के अंदर ठेके खुल रहे हैं, शराब के ठेके खुल रहे हैं, धड़ाधड़ खुल रहे हैं। आपने देखा है कि अभी कोविड-19 के बीच किस तरह ठेके खुले और किस तरह से हालात जो वो सामने आए। तो ऐसी टॉक्सिकेशन लीकर के बीच पंचायत जो है वो अब ऑथराइज या लाइसेंस जो लेता है व्यक्ति, उसको पंचायत जो है वो ऑथराइज करे या ना करे, उसके लिए एनओसी दे या ना दे, ये पंचायत के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। ये पंचायत की डिस्क्रिप्शन है। पंचायत को बाइंडिंग नहीं किया जा सकता कि पंचायत जो है वो ठेका खोलने के लिए आपको लाइसेंस के लिए वहां पे आपको एनओसी जारी करेगी। लेकिन क्या है, पॉलिटिकल सिनेरियो है। जबकि प्रधान जो मैजिस्ट्रेट है, प्रधान का कार्य जो है वो मैजिस्ट्रेट का है। प्रधान जो है वो सुप्रीम है, विलेज हेड है, वो एक मैजिस्ट्रेट है, वो एक जज के रूप में है। लेकिन वो कितना विजिलेंट है और वो कितने पॉलिटिकल उसका मोटिव क्या है, राजनीति है हर जगह के ऊपर। और आप कितनी राजनीति करते हो आने वाले इलेक्शन में, ये देखेंगे। आगे बढ़ेंगे। पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्शन। पंचायत के पास ये पावर है, वो किसी भी जगह, किसी भी स्थान के ऊपर, विलेज के पेरिफेरल डिजाइन के अंदर, एरिया के अंदर, वो किसी भी जगह के ऊपर इंस्पेक्शन के लिए जा सकती है। वो देख सकती है पंचायत की कंप्लेंट, किसी व्यक्ति की कंप्लेंट पर, या उसके नॉलेज में आने के बाद वो उस जगह को जाके देख सकती है। अगर प्रधान उस जगह को नहीं देखता तो ये जो क्लॉज जो है ये वहां पे उस प्रधान के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दे देता है। कि जब आपको पता चल गया कि जहां पर कोई ऐसी इंसिडेंट हुई है, आपने अपनी स्टेटमेंट में बोल दिया कि जहां पे कोई ऐसी इंसिडेंट हुई है, तो आपका फर्ज बनता है, आप ड्यूटी बाउंड हैं अंडर दिस पंचायती राज एक्ट, कि आप वहां पे जाकर उसको चेक करें और जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करवाएं। लेकिन पॉलिटिकल है, वोट बैंक है, वोट बैंक के लिए आप किसी को भी किसी भी तरह से प्रधान जो वो चूज कर सकता है, ऊपर जाकर बात बेंच कर सकते हैं। कितने विजिलेंट है आप। पढ़े लिखे युग को, पढ़े लिखे लोगों को पंचायतों में जाना चाहिए। वो लोग जो हैं वो पंचायतों के अंदर कार्य करें। युवा जो है वो पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन दे, तब जाकर सिस्टम को आप सुधार सकते हो। आगे बढ़ेंगे। पावर आर ग्रांटिंग नेम, नेम एंड स्ट्रीट। स्ट्रीट जो गलियां हैं, कूचे हैं, आबादियां हैं, उन आबादियों का नामकरण भी करना वो पंचायतों के इख्तियार में है। वो नामकरण कर सकती है। आजकल ये बड़ा देखा जाता है कि जब लेटर किसी का जाता है तो वो लेटर जो है उस व्यक्ति के घर तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि गांव के एरिया बहुत बड़े हो गए हैं। अब वार्डों का रेफरेंस देते हैं कि वार्ड नंबर फलाना, लेकिन वार्डों का बीच भी हमने एक शुरू कोर्ट के अंदर हमने प्रोसेस शुरू किया। नहीं तो पहले आबादी, फलानी आबादी, किसकी आबादी? कोई हरिजन की आबादी, कोई कबीरपंथी की आबादी, कोई शर्मा की आबादी, कोई वर्मा की आबादी, कोई राजपूत की आबादी, इस तरह से उसमें मेंशन किया जाता था। लेकिन जब ये डिस्प्यूट आगे बढ़ा, कास्ट के ऊपर बढ़ता है, तो कोर्ट के अंदर अब एक वर्ड हमने यूज करना शुरू करा है, वार्ड। तो वार्ड नंबर, वार्डों के बीच भी, क्योंकि वहां पे आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, जब कोई सर्विस लेके जाता है तो वहां पे वो पहुंचता नहीं है, वार्ड लिखा होता है। तो वार्डों के लिए वो मार्क लगाना कि इतने से इतने वार्ड इस एरिया में पड़ता है, इतने से इतने नंबर वार्ड इस एरिया में पड़ता है, और इतनी आबादी जो इस वार्ड की है, इतनी आबादी इस वार्ड की है, बाय नेम वो उसको लिख सकते हैं। एक नोटिस बोर्ड जो है या एक स्ट्रक्चर जो है वहां पे बना सकते हैं हर वार्ड का। लेकिन पंचायत, आप कितने विजिलेंट हैं? पंचायतों में कितना फंड आता है, वो कहां जाता है, आप कितने विजिलेंट हैं, ये सोचने की बात है। आगे बढ़ेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ कमेटी। अब आई प्रोडक्शन कमेटी। प्रोडक्शन कमेटी पंचायतों के अंदर धारा जो 23 है बड़ी इंपॉर्टेंट है। धारा 23, सारी धाराएं एक दूसरे के साथ इतनी इंपॉर्टेंट है कि जीने और मरने के साथ, जिंदगी के साथ आपकी जुड़ी हुई गांव स्तर के ऊपर, नेशनल स्तर के ऊपर है। धारा 23 जो है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
धारा 23 क्या बोलती है? प्रोडक्शन कमेटी परफॉर्मिंग फंक्शंस रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एनिमल हस्बेंड्री रूरल इंडस्ट्री एंड पावर एलिवेशन प्रोग्राम। जे इसका जो पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट 23 का 1, ये कहता है कि जो प्रोडक्शन कमेटी होगी एक गांव की, उस कमेटी के अंदर वो क्या करेगी? परफॉर्म करेगी। किस लिए? फंक्शन परफॉर्म करेगी। किसके फंक्शन? एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो परफॉर्म करेगी। उसके साथ एनिमल हस्बेंड्री, जो पशुधन है, पशुधन के लिए वो कार्य करेगी, पशुओं के लिए काम करवाएगी, पशुओं के हॉस्पिटल खुलवाएगी, जब पशुओं के लिए टीकाकरण का उपयोग करवाएगी। जो बाज है, जो पशु जो है पशुधन के बीच नहीं आ पा रही है, उन पशुओं का ट्रीटमेंट करवाएगी। आगे बढ़ेंगे, रूरल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री को, छोटी इंडस्ट्री जो है उनको लगवाना, जैसे खादी बोर्ड है, खादी बोर्ड के अंदर छोटे छोटे उद्योग है, वो उद्योगों का गांव के बीच, गांव के लोगों को उसका रोजगार दिलवाना। इसके बाद पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जो 20 पॉइंट्स जो हैं, गवर्नमेंट के 20 पॉइंट प्रोग्राम रहता है, जो कि कांग्रेस के टाइम में सबसे पहले जो है वो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो वो लागू हुआ था, और उसी समय से 20 पॉइंट प्रोग्राम के पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो वो शुरू हुए थे। तो पावर्टी एलिवेशन में क्या होगा कि पावर्टी को किस लोगों को रोजगार दिलाना, एग्रीकल्चर के थ्रू, एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू और रूरल इंडस्ट्री के थ्रू उसकी गरीबी को दूर करना, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम करना। आगे बढ़ेंगे, सोशल जस्टिस की एक जो है पार्ट सेकंड, 23 का पार्ट सेकंड, पहले में आ गया प्रोडक्शन कमेटी, वो वहां से प्रोडक्शन करवाएगी। पहले जो मैंने बोला एग्रीकल्चर, दूसरे तीसरे, और अब आता है हमारे पास सोशल जस्टिस कमेटी। सोशल जस्टिस कमेटी के बीच क्या होता है? पंचायती राज अधिनियम का पार्ट 23 का 2, ये क्या कहता है? ये कहता है परफॉर्मिंग फंक्शन रिलेटिंग टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के लिए काम करना, इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमी के लिए, आर्थिक और शैक्षणिक वर्क जो है वो पंचायतों का कार्य करना है। सोशल, सामाजिक, और कल्चर मतलब कि साहित्य के लिए कार्य करना, अपने रीति रिवाजों को प्रोटेक्ट करवाने का काम भी वहां पे किया जा सकता है। अदर इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए, कि उनके लिए जो है वो कार्य करेगी। किसके लिए? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर के लिए। उसके साथ आगे आते हैं प्रोडक्शन ऑफ अ स्कीम एंड फॉर सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस के लिए उनके लिए कार्य करना। आगे वेलफेयर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो वुमेन गांव की जो औरतें हैं और बच्चे हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए पंचायत के द्वारा कार्य करना। आगे चलेंगे, कॉमन कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ लेस देन 1/3, 3 एंड नॉट मोर देन 5 मेंबर्स। इसमें 3 से 5 मेंबर होने जरूरी हैं। ठीक है, 3 से 5 मेंबर इन कमेटियों के, प्रोडक्शन कमेटी और सोशल कमेटी के बीच। एक एम्यूनिटी कमेटी है, इन कमेटियों में एम्यूनिटी कमेटी के बीच भी आपको सौहार्द के लिए लिया जाता है उसको। तो इसके जो है किस लिए बनाई जाती हैं? ये परफॉर्म द फंक्शन, और इनके लिए उप प्रधान और प्रधान जो है इसके एक्स पोस्ट ऑफिसर है। ये नहीं कि जो इलेक्टेड प्रधान है, जिसको आपने वोट करा है, उस प्रधान जो है वो ही इस कमेटी का मेंबर है, जब वो प्रधान उसका चेयरमैन है। बिल्कुल, जब तक वो इलेक्टेड है तब तक तो वो उसका अध्यक्ष है। लेकिन एक्स पोस्ट कोई भी प्रधान जो इलेक्टेड है वो बाय ड्यू प्रोसेस वो इसका चेयरमैन रहेगा, इस कमेटी का चेयरमैन जो प्रधान है, उप प्रधान एज द केस में भी प्रधान एंड सेल्फ एक्स पोस्ट मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ द प्रोडक्शन कमेटी, एनिमिटी कमेटी एंड उप प्रधान शैल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर और चेयरमैन ऑफ द सोशल जस्टिस कमेटी। अब बात आई एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि जो सोशल जस्टिस का जितना भी प्रोग्राम है वो उप प्रधान के अंतर्गत से मेंशन करा गया है। किसके? 23(2) के अंतर्गत। जो उप प्रधान है वो इसका हेड होता है, वो एक्स पोस्ट ऑफिशियो है इसका सोशल जस्टिस के बीच। जितने भी सोशल काम है, जितने भी पॉवर्टी एलिवेटिंग प्रोग्राम जो है वो सारे के सारे उप प्रधान के अंतर्गत जो है वे आते हैं। तो आप कितने विजिलेंट है, आपका उप प्रधान कितना जानता है इनके बारे में कि वो सोशल प्रोग्रामों में कितनी पार्टिसिपेट, क्या वो प्रधान के जगह वो प्रधान ही सारा परफॉर्म करता है, या फिर उप प्रधान जो है वो उसका कितना रोल रहता है।
आगे बढ़ेंगे। प्रोवाइडेड द उप प्रधान केस एक्ट प्रधान ग्राम पंचायत द मेंबर ऑफ द सोशल जस्टिस कमेटी शेल इलेक्ट इट्स चेयरमैन फ्रॉम द अमंगेस्ट देमसेल्फ, वो इनके बीच में से चेयरमैन जो है वो नियुक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। फार्मर एंड एसोसिएशन मेला जजुबा के बीच स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का क्या मतलब है? द स्टैंडिंग कमेटी शेल परफॉर्म द फंक्शंस अंडर सब सेक्शन 1 टू द एक्सटेंट पावर्स एंड डेलीगेशंस ऑफ द ग्राम पंचायत। स्टैंडिंग कमेटी, एक स्टैंडिंग कमेटी बताएगी। कितनी कमेटियां होगी? अब 4। एक विजिलेंट कमेटी होगी, 5 कमेटियां होगी। एक विजिलेंस कमेटी होगी, दूसरी प्रोडक्शन कमेटी हो गई, तीसरी सोशल जस्टिस कमेटी हो गई, चौथी एमिनिटीज कमेटी हो गई और 5वीं कमेटी हो गई स्टैंडिंग कमेटी। 5 कमेटियां एक पंचायत के अंतर्गत आती हैं। आप कितने बारे में जानते होंगे? आज हमें मौका लगा है कि हम आपको इनके बारे में बताएं। समय ज्यादा हो रहा है, शायद मैंने इसका प्रोग्राम जो है वो 11:45 तक रखा हुआ है, तो अभी अप्रोक्सीमेट 5-7 मिनट बचे हैं। मैं आपको इसके बारे में कंक्लूड करने का कार्य जो करेगा। तो आगे हमारे पास आता है ऑफेंसेस। पंचायत के पास जो है पेनल्टी ऑफेंसेस किस किस तरह के कार्य कर सकती है पंचायत जो है वो 125 तक के सीआरपीसी के अंतर्गत 125 तक के केस जो है वो सुन सकती है। और पंचायतें जो है वो खर्चा भी लगा सकती है। पंचायतें किसी महिला के हक में ऑर्डर कर सकती है। पंचायतें किसी फादर के हक में ऑर्डर, किसी जो व्यक्ति जो ग्रीव्ड है वो उसके हक में ऑर्डर कर सकती है। उनके लड़कों को, उसके बेटे को, जो उसकी वाइफ को, जो उसकी बहू को, या उसकी पत्नी को, या पत्नी जो है अपने बेटे जो किसी के ऊपर भी एक दूसरे के ऊपर जो है वो खर्चे का दावा भी पंचायत के पास वो कर सकती है और पंचायत को राइट है कि वो खर्चा लगा सकती है। आगे अगर खर्चे से कोई अग्रीव्ड है तो उसकी आगे अब रिवीजन जो है वो अगले कोर्ट में जो वो कर सकता है, लेकिन पंचायत जो वो सजा किसी को नहीं कर सकती। हर आदमी याद रखे कि पंचायत का प्रधान, जिस तरह से हमने कई बार सुना है कि प्रधानों की जो माइटी पोजीशन जो रहती है वो कई बार आम आदमी जो है वो गरीब आदमी जो उनसे बहुत ज्यादा फेयर महसूस करता है कि जब प्रधान बोल देगा कि तेरे को तो सजा हो जाएगी। अरे कैसे हो जाएगी भाई सजा? कौन से प्रावधान में तू सजा कर देगा? आपको सिर्फ प्रधान क्या कर सकता है? सिर्फ पेनल्टी लगा सकता है, लेकिन पेनल्टी भी वो ऐसे नहीं लगा सकता। उसको एविडेंस लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर उसको एविडेंस एक्ट में जाना पड़ेगा। अब एविडेंस एक्ट क्या है? क्या प्रधान को पता है कि एविडेंस एक्ट क्या है? कितने विजिलेंट है आप कितने जागरूक हैं? जागरूक होइए, अपने आप को सुरक्षित करिए और अपने समाज को सुरक्षित करिए, अपने देश को सुरक्षित करिए। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्टैंड है जो ग्राउंड स्तर के ऊपर पंचायतों के बीच इस वक्त जा पहुंच चुका है। राजनीति, आम आदमी के साथ शोषण होता है पंचायतों के स्तर के ऊपर। आप कितने विजिलेंट है? पंचायती एक्ट को जरूर स्टडी करें, जरूर पढ़ते रहें। आगे बढ़ेंगे। कंपनसेशन टू द एक्यूज्ड। अगर किसी व्यक्ति को पंचायत ने गलत पनिशमेंट दे दी है, गलत उसको फाइन कर दिया है, तो और एप्लीकेशन के ऊपर अगर किसी व्यक्ति की एप्लीकेशन झूठी पाई जाती है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर भी पंचायत जो है वो दूसरे व्यक्ति को कंपनसेट करने का आदेश दे सकती है कि दूसरे व्यक्ति को आप इतने जुर्माना, इतना फाइन जो है या इतना मुआवजे का रकम जो है वो दो। आगे बढ़ेंगे। ग्राम पंचायत रिकमेंडेशंस, कोई भी रिकॉर्ड जो है वो उनको लेना पड़ता है, रखना पड़ता है, सब कुछ उनको करना पड़ता है। लीगल प्रैक्टिशनर जैसे एडवोकेट्स हैं या लीगल प्रैक्टिशनर, कोई भी जो पंचायत में अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इन ए केस एज ए कोर्ट वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक विलेज पंचायत है। और लीगल प्रैक्टिशनर जो है या कानूनी व्यक्ति जो है उसको वहां पे एग्जम्प्ट करा गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक गांव का एक समूह होता है, वहां पे जो लीगल प्रोसेस है के साथ साथ सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा होता है। तो एक लीगल व्यक्ति जो लीगल ही बात करेगा और लीगल बात के बीच कई बार जो बात जो है वो आगे बढ़ जाती है। तो आगे बढ़ेंगे, इसके लिए आगे चलेंगे। ग्राम पंचायत का सेक्शन है और इसके साथ जो है इफ एनी अक्यूज्ड कैन नॉट बी फाइंड। ग्राम पंचायत की सजा के बाद या पनिशमेंट के बाद जो अक्यूज्ड जो है वहां पे नहीं आता तो उस अक्यूज्ड को क्या करना पड़ेगा? वो उसको ड्यू प्रोसेस, पंचायत उसको नोटिस दे सकती है, लेकिन वो कोर्ट के आगे जाएगी, कोर्ट के पास जो समन लेगी और कोर्ट से उसको अरेस्ट करवाने का जो है वो रिक्वेस्ट कर सकती है। इसके साथ ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रावधान है
मैं आज आपको इतना ही। पंचायतों का इलेक्शन होता है, इलेक्शन जो है वो किस तरह से होगा, क्या होगा, अगर आप विजिलेंट है, अगर आप हमसे पूछते हैं कि हमें बताएं कि हमने इलेक्शन लड़ना है और हमें इलेक्शन लड़ने के लिए आप किस किस तरह के प्रावधान है, कौन कौन से प्रावधान में हमें जाना पड़ेगा, और इलेक्शन के बाद अगर हम फेल्योर हो जाते हैं, इलेक्शन नहीं जीत पाते, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे एक बात लास्ट में एक बात बोलूंगा, ऑब्जेक्शन रिटर्न में देना है और उस पर फाइनल रिजल्ट पर आपने साइन नहीं करने हैं, तब जाकर आप अपना डिफेंस जो है वो वहां पे कोर्ट के अंदर रख सकते हो कि इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बीच इस तरह से वोटिंग हुई, वोटिंग जाली हुई, वोटिंग फ्रॉडुलेंट है, वोटिंग जो किसी भी तरह से जो है वो करप्टेड प्रैक्टिस के साथ, करप्ट प्रैक्टिस के साथ हुई है, तो उस चीज को लेकर जो है आप जो है वो साइन ना करें, लेकर ऑब्जेक्शन अपना जो है वो रिटर्न में दें आगे, क्योंकि ये एक लंबा सब्जेक्ट है। जो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन सी धारा है, 154 154 टू 154 154 टू 183 इसी पंचायती राज अधिनियम की धारा हिमाचल प्रदेश की 154 टू 183 के बीच ये सारे का सारा प्रावधान जो है वो दिया गया है। किसके पास अपील होगी, कैसे अपील होगी, क्या प्रोसीजर है, वो सारे का सारा इसमें दिया हुआ है।